हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बताइए, क्या हालचाल है सबके? गुड आफ्टरनून नावेद, पवन, नवीन, सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। राधे राधे रितेश। हालचाल बता दीजिए। वी आर मीटिंग्स कब मिले थे हम लोग? थर्सडे को मिले थे। सैटरडे तो क्लास नहीं थी। 3 to 4 days बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, विद द प्रैक्टिस सेशंस। हालचाल बता दीजिए, कैसी थी दिवाली, क्या किया? कुछ तो अपने अपने फैमिली के पास चले गए होंगे, कुछ बच्चे हमारे हॉस्टल में ही रह गए हैं, ये सोच के कि अगली दिवाली तो सिलेक्शन वाली होगी। क्या जाना, एक ही बार जॉब के साथ ही जाएंगे। हालचाल बता दीजिए। ठीक है, सबके हालचाल ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तरुण, इट्स माय फर्स्ट क्लास। जिसकी भी आज पहली क्लास है, वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस हु आर न्यू टू द बैच। इस बैच में सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट से शुरू करते हैं। वैसे तो हम लोग 2 क्लोज टेस्ट बनाते हैं, बट आज एक ही क्लोज टेस्ट है। एक क्लोज टेस्ट है, फिर से 2 कर दूंगी। और 5 PQRS है, उसके बाद एक पैसेज है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ग्रामर है। चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, पहले आप इसको पढ़ो। हाँ, अच्छी नहीं थी दिवाली। अरे, इस बार अच्छी नहीं थी तो अच्छी वाली अगले साल अच्छी वाली होगी। अगले साल अच्छी वाली दिवाली होने वाली है आपकी। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। काइंडली कोई स्टूडेंट ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि कल छुट्टी दे दीजिए। कोई छुट्टी वुट्टी अब नहीं मिलने वाली है। ओके, अब लगातार क्लासेस चलने वाले हैं। पहले आप इसको पढ़ो। ठीक है, पढ़ना। और पढ़ के मेरे को, मैं साइड हो जाती हूँ। पढ़ के मेरे को डन बोलना। ठीक है, जैसे डन बोलोगे, पहले तो मैं आपका ऑप्शन लूंगी, पहले देखूंगी आपका ऑप्शन के अनुसार आपका कितना नंबर आया है, फिर उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एकदम शांत हो जाइए। कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट मत करिए। इसको एकदम अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए ना, दिवाली के शुभ अवसर पे पोस्ट दिवाली 5 में 5 ला के दिखाना है। मैम को दिवाली गिफ्ट दे देना 5 में 5 लाकर। चलो पढ़ो। और कमेंट बॉक्स में आंसर मत देना, आंसर जब मैं पूछूंगी तब। पढ़ के डन बोलना। नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन वाली दिवाली। अरे, सब दिवाली अच्छी होती है, बट सिलेक्शन मिल जाए तो इट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। सोने पे सुहागा हो जाएगा। डन। ठीक है, पहला वाला का बच्चों ने 2 ऑप्शन चुन लिया है। चलो फिर नेक्स्ट वाला। स्लाइड चेंज कर दिया। हम्पी सुना होगा, बैंगलोर से कुछ ही दूरी पे है हम्पी। कर्नाटका में, स्टेट में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, दिया है। क्यों ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है? डन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला का आंसर बताना। पहला वाला का आंसर।
पहला वाला का आंसर स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम बी होगा। अच्छा, असाइड भी बोल रहे हैं, वैसे आंसर बी है। अमंग, अमंग का मतलब है बीच, ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच, इतने सारे हम्पी में जो देखने की चीजें हैं ना, उन सब के बीच ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको मैं क्लियर करूं। अमंग, अमंग, अलोंग नहीं होगा, अमंग द प्लेसेस। अमंग द प्लेसेस मतलब इन प्लेसेस के बीच, ये जगह भी है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले का आंसर, वैसे ना आप ए भी मत लिखिए, मेरे को पता नहीं चल रहा है किसका आंसर दे रहे हो। आप लोग उस वर्ड को टाइप करके भेजो, उस वर्ड को टाइप करके भेजो। स्टूडेंट्स का कहना है मैम नेक्स्ट वाला आर होगा। थर्ड, रिफंड करना, रेवेन्यू, रिटर्न्स, रिमेन्स। थर्ड थर्ड थर्ड, रिफंड, रेवेन्यू, रिटर्न्स, रिमेन्स। तो सेकंड वाले का ही आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे इस भी दे रहे थे सेकंड वाला में, कुछ आर भी दे रहे थे, बता रही हूँ। अच्छा, रिटर्न भी आ रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है। रिफंड मतलब पैसे वापस कर देना। रेवेन्यू का मतलब है इनकम, आपका इनकम, और रिटर्न का मतलब भी है प्रॉफिट, इनकम। रिमेन्स का मतलब है अवशेष, अवशेष, जिसको हम रियून्स भी बोलते हैं, अवशेष। आंसर रिमेन्स है, बता रही हूं क्यों। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला, थर्ड वाला। अरे अभी हाल फिलहाल में आपको रिमेन्स वर्ड मैंने करवाया था। को याद होगा ना, रिमेन्स करवाया था, रेमिनेंट्स करवाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं अवशेष, मलबा। ये आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया खुदाई करता है तो उनको अवशेष मिलता है, और उसी से डिसाइड करते हैं ना उस समय के लोग का लिविंग स्टाइल क्या होता था। स्टूडेंट्स का कहना है मैम एंडलेस करिए। एंडलेस, थर्ड वाले का। ध्यान से नहीं करते हो आप लोग, थोड़ा ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस एलिमिनेट करिएगा। थर्ड वाला, लास्ट वाला, सेटल, सेटल कर देना मतलब किसी को एक जगह पे स्थापित कर देना, सेटल हो गया अच्छे से। स्टैब्लिश, लोकेट, फिटेड एंड प्लेस्ड। रेलवे स्टेशन है जो कि 13 किलोमीटर हम्पी से दूर है, तो रेलवे स्टेशन को सेटल थोड़ी किया जाए। रेलवे स्टेशन जो स्थित है, लोकेटेड है, इसका लोकेशन बताया जाए। लोकेशन बताया जाए। रिटन कहाँ से होगा? अरे फोर्थ वाले में रिटन कहाँ से हो जाएगा? प्रैक्टिकली रिटन, ये बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म के द लिस्ट इज प्रैक्टिकली रिटन, लिस्ट को लिख रहे हो। चलो अब, हाँ, स्कोर बताइए फिर मैं इसको समझाती हूँ। असाइड का मतलब होता है साइड में, ओके, वो कोई भी चीज को असाइड कर दिया, साइड कर दिया। अमंग का मतलब है बीच, अमंग के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। और अवे का मतलब भी दूर, और अलोंग का मतलब है सीधे, अलोंग द रोड, एकदम सीधे सीधे। हाँ, तो ये स्कोर बता दीजिए। स्कोर 5 में 5 आया, 5 में 4 आया, 5 में 5 में 4 आया है, 4 आया है, 3 आया है। रिफंड कहाँ से होगा? हर जगह रिफंड ही मांगते चलोगे। 5 में 5 आया है, 4 आया है, 2 आया है। इतना तेजी से जा रहा है कमेंट। साहिल हैज गॉट 5 में 5।
पता नहीं लड़कियां क्या कर रहे हैं, लड़कियां बैठ के अभी तक रंगोली की सफाई कर रहे हैं क्या? लड़कियों का मुझे दिख नहीं रहा है। ओके ब्रो, हमारे कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं एक्टिव, और लड़कियां जो रंगोली बनाई थी बैठ के साफ कर रहे हैं। बैड बॉय हैज गॉट 4। तेजी से जा रहा। गौरव हैज गॉट 5, रवि रंजन हैज गॉट 5, 4, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गॉट 4 और 5। चलो, हम्पी इज अ यूनेस्को, ये जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना इंडिया का, उसमें हम्पी को भी रखा गया है। और ये हम्पी का एक इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। और ये हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका स्टेट में है। इंडिया के कर्नाटका में हम्पी है। अब आपको जाओ, अब बता रहे हैं डैश द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। हम्पी में बहुत सारे घूमने फिरने के आकर्षण वाली आकर्षित जगह है। उसमें कौन कौन सा जगह है? उसमें हम्पी में सुंदर सुंदर मंदिर है, बड़े बड़े महल के अवशेष है, एक्वेटिक पानी में रहने वाले स्ट्रक्चर्स, पानी वाले स्ट्रक्चर्स है, बहुत प्राचीन मार्केट स्ट्रीट्स है, रॉयल पेविलियन है, बड़े बड़े वॉल है, सुरक्षा के लिए डिफेंसिव वॉल है, प्लेटफॉर्म्स है। तो हमें प्लूरल चाहिए ना, असाइड करना मतलब किसी भी चीज को साइड कर देना। तो हम्पी के साइड में ये सब जगह थोड़ी है। ओके, हम्पी के साइड में थोड़ी है। और हम्पी के सीधे सीधे भी नहीं है, अलोंग भी नहीं होगा। और अवे द अट्रैक्शंस, अवे द अट्रैक्शंस क्या है? जैसे मैं बोलूंगी ना अमंग द स्टूडेंट्स, इतने सारे तो ये स्टूडेंट्स है ही, स्टूडेंट्स के बीच, हम्पी के बीच ये सारे अट्रैक्शंस है। अमंग द अट्रैक्शंस, हम्पी में बहुत सारे अट्रैक्शंस है, घूमने फिरने वाली जगह। और अमंग मतलब 2 से ज्यादा। तो इनके अमंग द अट्रैक्शंस में, हम्पी में जो घूमने फिरने वाली जगह है उसमें क्या क्या है उसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो अमंग होगा, अमंग 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 के साथ प्लूरल होगा। ये नहीं गलत होना चाहिए था ना, गलत नहीं होना चाहिए। अमंग द सिटीज ऑफ इंडिया, अमंग द सिटीज ऑफ इंडिया, इंडिया में जो सिटीज है ना उसमें से ये शहर है। हम्पी में जो घूमने फिरने की जगह है, हम्पी में जो देखने लायक चीजें हैं उसमें से ये है। साइड और अवे का होगा ही नहीं। और आपने इस कहाँ से लगा दिया? एक तो आपने अमंग लगाया, अमंग 2 से ज्यादा के लिए होता है। और हम्पी में देखने लायक ये चीजें हैं, सिर्फ एक ही चीज थोड़ी है। टेम्पल्स है, ये है पवेलियन है, स्ट्रीट्स है। तो इस तो किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, और वॉज भी नहीं होगा, हमें प्लूरल चाहिए। बट इज और वॉज तो सिंगुलर है। और देख लो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, पास्ट में नहीं जा रहा है। जैसे हम्पी में पहले था अब नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हम्पी के बारे में बताया क्या कि हम्पी में ये चीजें देखने को, और पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ठीक है, सब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में आर लगाओगे, देखने वाली चीजें। ओके, तो हम्पी में जो ये चीजें हैं देखने लायक, उसमें ये है रियून्स ऑफ पैलेसेस, जो बड़े बड़े महल है ना उसके अवशेष है। और फिर क्या है? डैश ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर। एक्वेटिक स्ट्रक्चर मतलब पानी में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए। जैसे आप जाते हो ना, वो क्या है, अरे जयपुर में पानी के बीच में क्या हवा महल है? हवा महल नहीं, हवा महल नहीं है, क्या नाम है, कौन सा पैलेस है, कुछ है ना, बताना। हमारे जयपुर में जो स्टूडेंट्स है, पानी के बीच में वो तैरता हुआ वो स्ट्रक्चर है, क्या है वो? हवा महल नहीं है, हवा महल वहां वो तो नहीं है। कौन सा महल है? हम्पी इज अ वेरी गुड प्लेस। जनरली द पीपल लिविंग इन बैंगलोर एंड ऑल ना वीकेंड में हम्पी चले जाते हैं घूमने, अच्छा जगह है। तो ये बोल रहे एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में वाले स्ट्रक्चर्स के अवशेष मिल जाएंगे। पानी में जो स्ट्रक्चर्स है उसके रिफंड मिलेंगे। ठीक है, रिफंड नहीं मिलेगा ना, पैसा वगैरह का रेवेन्यू इनकम थोड़ी है, उसके अवशेष है। ये जैसे जैसे महल के अवशेष है ना, रियून्स, रियून्स का मतलब होता है अवशेष, मलबा, बचा हुआ भाग। ठीक है, तो एक्वेटिक स्ट्रक्चर का भी आपको मलबा, बचा हुआ रिमेन्स मिल जाएगा, अवशेष। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे मार्केट स्ट्रीट्स है। आपने रिटर्न कहाँ से कर दिया? एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स का रिटर्न्स, रिटर्न का मतलब है वापस होना। जैसे मैं बोलूंगी ना इस जगह पे इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला। तो यहाँ पैसों की तो कहीं पे बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये तीनों तो पैसों के बारे में है, पैसों के बारे में थोड़ी बात कर रही है। उसका मलबा वगैरह है, अवशेष देखने को मिल जाएगा।
अरे दिल्ली में लोटस टेम्पल है तो ऐसा थोड़ी है कि नदी के बीच में है। पानी महल है, ताजमहल है, ताजमहल जल के अंदर थोड़ी है। मैंने देखा है। अरे क्या उसका नाम है, उसका नाम है, जयपुर वाले स्टूडेंट्स बताएंगे, जल महल है, जल महल। हाँ, जल महल ऐसे ही कुछ है, जल के बीच में है। हाँ, ट्रेसेस मतलब होता है अवशेष। तो आपको जो मलबा छोटे मतलब उसका बचा हुआ भाग जो पानी में जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे ना, अभी तो वो है नहीं, बट उसका आपको मलबा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रियून्स का मतलब वो अवशेष, उस पैलेसेस के अवशेष देखने को मिल जाएंगे। पैसे से रिलेटेड थोड़ी है। जल महल है, जल महल, हाँ जयपुर में। तो क्यों रॉन्ग कर दिया इसको, मेरे को बताओ। हर जगह पैसा ही वाला साइंस जाएगा यहाँ से। पैसा पैसा है, रेवेन्यू है, जो एक्वेटिक मतलब पानी से रिलेटेड स्ट्रक्चर का मलबा सब देखने को मिल जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। रिमेन्स का मतलब है अवशेष। और दूसरा ये बोल रहे इतने सारे चीज है, और द लिस्ट, ये जो जयपुर नहीं, ये जो हम्पी में देखने की चीजें जो है ना, इसकी लिस्ट एंडलेस है। एंडलेस का मतलब है अनगिनत, अनगिनत चीजें देखने को है। इन्होंने देखो ऐसे ऐसे कर दिया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये भी है, ये भी है, ये है, वो है, ये है, और डॉट 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 कर दिया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा है। मतलब अगर मैं लिस्ट बोलना चलूँ ना, ये लिस्ट तो अनगिनत है। फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट का मतलब है फिक्स्ड। ठीक है, फाइनाइट मतलब एकदम फिक्स्ड है, सीमित है, लिमिटेड है। तो यहाँ लिमिटेड का साइंस नहीं आ रहा ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, देखने वाली चीजें फिनिश, फाइनाइट या फिनिश नहीं है। और द लिस्ट इज प्रैक्टिकली रिटन, लिस्ट को लिखा जा, ये लिखने का सेंस कहाँ से चला जा रहा है। यहाँ पे देखने वाली ये चीजें और अनगिनत चीजें, एंडलेस है। रिटन कहाँ से हो जाएगा, द लिस्ट इज प्रैक्टिकली रिटन, द लिस्ट इज रिटन। ये जो देखने वाली चीजों की लिस्ट है, ये लिखी गई है इसके द्वारा, ये सेंस तो जा नहीं रहा। अब बोलोगे कि मैम इज एम आर के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आता है, बट इज एम आर के बाद एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है। डी में रिटन नहीं करने, लिस्ट को राइट करने का साइंस थोड़ी जा रहा है। देखने वाली चीज है ना, इसका लिस्ट खत्म ही नहीं होगा, अनगिनत है, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स जो हम्पी आते हैं, एट द वेल नोन कनेक्टेड जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है वहां पे हम्पी, जो कि स्थित है 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी है। सेटल्ड नहीं है, रेलवे स्टेशन को आप सेटल्ड नहीं कर रहे हो। सेटल्ड का मतलब होता है किसी भी जगह पे बहुत अच्छे से स्थापित कर देना, स्टैब्लिश कर देना। यहाँ पे इतना किलोमीटर्स बताया है, 13 किलोमीटर बता के प्लेस नहीं होता। प्लेस करना मतलब किसी के द्वारा कोई चीज कहीं पे रख देना। जैसे आपने कोई वास को या किसी चीज को टेबल पे प्लेस कर दिया, रख दिया, आपने जाके रेलवे स्टेशन को थोड़ी रखा है, फिट थोड़ी गया है कि हम्पी में रेलवे स्टेशन फिट कर, लोकेशन बताए, लोकेशन। कुछ के दिमाग में आगा मैम इज़ा मार के बाद V3 लगा दीजिए ना, क्यों लगाऊं, इज़ा मार के बाद एडजेक्टिव भी आ सकती, लिस्ट अनगिनत है। जल महल है, हाँ। नेक्स्ट वाला, चलो अब एकदम इसको अच्छे से बनाना है। अच्छा, थोड़ा सा सेटिंग इधर उधर हो गया है। ये वाला एक्चुअली क्यू है, ठीक है, इधर हो गया, ये वाला क्यू है, PQRS। इनफाइनाइट होता तो हो सकता था, इनफाइनाइट भी हो सकता था। आंसर बताइएगा। लोकेटेड है, कोई भी चीज को किलोमीटर्स में बताया जा रहा है ना, तो वो रेलवे स्टेशन स्थित है 13 किलोमीटर्स। ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट मस्ट गवर्न अवर लाइव्स। ईमानदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो हमें अपने लाइफ में मतलब ऑनेस्टी से हमारी लाइफ नियंत्रित होती है, रखना चाहिए। ऑनेस्टी इज रिफ्लेक्टेड, क्यों वाला ना थोड़ा सा ऊपर रह गया।
ऑनेस्टी इज रिफ्लेक्टेड इन आवर वर्ड्स एंड डीड्स। ऑनेस्टी हमारे शब्दों में और हमारे कर्म में दिखता है। फिर व्हेन वी स्पीक द ट्रूथ, अगर हम सच्चाई बोल रहे हैं तो हम सच्चाई का मतलब क्या है, जैसे वो फैक्ट है वैसे ही आप बता रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं बना रहे। वी मे फाइंड इट कन्वीनियंट टू अवॉइड टेलिंग। चलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे होगा? वो यस, मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है, सारे बच्चे मुझे करेक्ट आंसर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ऑनेस्टी के बारे में बताया है, ठीक है, ऑनेस्टी के बारे में बताया है, और फिर बताया है ना कि व्हेन वी आर ऑनेस्ट, अगर हम ऑनेस्ट होते हैं तो हम ट्रूथ बोलते हैं, वॉट एवर कुछ भी परिणाम हो जाए हम ट्रूथ बोलते हैं। पहले तो ऑनेस्टी क्या है ये सब बताएंगे ना। ऑनेस्टी है क्या? ऑनेस्टी एक सिद्धांत है जो हमारे लाइफ में होना चाहिए, और ये ऑनेस्टी आपके लाइफ में होना चाहिए। और ये आपके लाइफ में ऑनेस्टी कैसे दिखेगा, कहाँ पे? आपके शब्दों में दिखेगा या आपके कर्मों में? पहले तो आप एक जनरल बात कहेंगे। अगर आपसे पूछे ना कि पी और आर में से कौन पहले होगा, अच्छा आर तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा तो कंफ्यूजन ही नहीं है। आर तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, हमारा दो ऑप्शन एस में है, तो आपको लगेगा मैम दो ऑप्शन एस से है तो एस से हो सकता है ना। और दूसरा दूसरा देखना है ना कि पी के बाद ही क्यू होगा। क्या आप मानते हो कि पी के बाद ही क्यू होगा? क्यू के बाद पी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले एक जनरल बात बोलते हैं। जब एक जनरल बात कहते हैं कि ऑनेस्टी हमारे लाइफ में होनी चाहिए, और ये ऑनेस्टी हमारे लाइफ में हमारे शब्दों और हमारे कर्मों में दिखता है। हम लाइफ में जो भी बोलते हैं, हम अपने लाइफ में जो भी कर्म करते हैं उसमें ऑनेस्टी दिखता है। तो पी के बाद ही क्यों होना चाहिए, यही दिखता है। और फिर बता रहे हैं ऑनेस्टी होता क्या है, जैसे बात को है वैसे ही बोलना। अगर बात को आप हमें इजी होता है, वी फाइंड इट कन्वीनियंट टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ। कभी कभी हम सच्चाई नहीं बोलते हैं, बट अगर हम ऑनेस्ट है तो हमें बिना डर के परिणाम को ध्यान में रखते हुए सच बोलते। एस से भी हो सकता है। चलो अगर मैं एस से स्टार्ट करती हूँ, एस से कैसे होगा? एस से नहीं होगा। पहले तो आप ऑनेस्टी के बारे में बताओगे ना कि ऑनेस्टी होता क्या है, ठीक है, ऑनेस्टी होता क्या है पहले वो बताओगे, और फिर बोलोगे कि अगर हम ऑनेस्ट रहते हैं। पहले तो ऑनेस्टी की परिभाषा वगैरह दोगे ना, तो एस से तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑनेस्टी की परिभाषा देना है हमें कि ऑनेस्टी होता क्या है। ओके, नेक्स्ट वाला जी, दूसरा। यहां भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। क्यू क्यू पी पी, अच्छा दो ऑप्शन पी से और दो ऑप्शन क्यू से। अच्छे से ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। मेरे को एक ऑप्शन वी कैन ऑल्सो, मेरे को एक ऑप्शन क्या मिल रहा है, वी कैन ऑल्सो हमें इनके प्रति भी, वी कैन ऑल्सो बी काइंड टू अदर लाइफ फॉर्म्स। हमें दया दिखानी चाहिए, हमें इनके प्रति भी दया दिखानी चाहिए। तो पहले तो आप बोलोगे ना जानवरों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए, ओके, पशु पक्षी के प्रति भी दया होनी चाहिए। तो पहले तो आप बोलोगे ना कि इंसानों के प्रति दया दिखाओगे। पहले तो मुझे बताओ कि एस और आर, ये देख लो, ये है एस आर, ये है आर एस, ठीक है, फिर यहाँ पे आर एस और यहाँ पे एस आर। पहले आपको देख लेना है कौन सा पहले होगा। मैं बोलूंगी ना कि पहले तो आपको काइंड रहना चाहिए फैमिली मेंबर्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, अपने पड़ोसी अपने दोस्त के साथ काइंड बिहेवियर रखना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी काइंड होना चाहिए, भी लगा है। इसका मतलब है कि एस के बाद ही आर आएगा, ठीक है। यहाँ आर के बाद एस, यहाँ आर के बाद एस, यहाँ आर के बाद एस, दो ऑप्शन तो आराम से कट गया। अब मुझे बताओ क्यों से ही शुरू होगा ना। पहले तो इन्होंने काइंडनेस की परिभाषा दी है, ठीक है, काइंडनेस होता क्या है।
काइंडनेस एक क्वालिटी है जो हर ह्यूमन बींग्स के साथ ह्यूमन बींग्स को दिखाना चाहिए वेरियस वेज में, विभिन्न तरीकों से आपको काइंडनेस दिखाना चाहिए, और वो विभिन्न तरीका में उन्होंने बताया है। ओके, वेरियस वेज में आपको दया दिखानी चाहिए, और बताया है कैसे वेज में, जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, सब। तो क्यू से ही शुरू, क्यू से ही शुरू होगा, और क्यू के बाद पी है, ठीक है, पी से नहीं शुरू होगा, ओके, क्यू से ही शुरू होगा। और हाँ, विभिन्न तरीकों से दिखाना चाहिए। और दूसरा, क्यू के बाद पी है, अब आपको डिसाइड करना है ना, अच्छा ये तो हटा ही दिया था ना, आर एस तो हटा ही दिया था, आर एस तो हटा ही दिया था। और दूसरा आप देख रहे हो, वी कैन बी काइंड टू ह्यूमन बींग्स, हमें ह्यूमन बींग्स के प्रति, जो ह्यूमन बींग्स को मदद की जरूरत है ना, उसके प्रति काइंड रहना चाहिए। और फिर बोला है ह्यूमन बींग्स में भी कौन कौन, ह्यूमन बींग्स में हमें अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति रहना चाहिए, रिलेटिव्स के प्रति रहना चाहिए, और फिर बोला है हमें इंसानों के, मतलब जानवरों के साथ भी। तो PSR एक साथ, पहला, ओके, हाँ हाँ, जिसकी क्लासेस छूट गई है ना, यहीं से स्टार्ट करिए। आप मान के चलिए कि आप 1 मंथ लेट हो, आप अपना प्रीवियस वाला देखते रहो, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, आपका टाइम लगेगा। कुछ बच्चे आपसे पहले से कर रहे हैं। ऑप्शंस, किसी हाल में 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। मैं अपना, आपके लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपके लिए एक ऑप्शन हटा देती हूँ, बट मतलब लेकिन वर्ड का हम यूज तब करते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते, बट पहला सेंटेंस नहीं हो, एक हटा दिया। अब देखो, 2 ऑप्शन आर से और 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन एस से। अब आपको डिसाइड करना है कि पहले आर होगा या एस होगा, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अच्छे से देखिए। रिलेटिव्स के साथ काइंडनेस नहीं रखना है, काइंडनेस सबके साथ रखना है, ठीक है, अपनी खुशी के लिए ना, सबके साथ अच्छा रहना है। PQRS इस बार मेंस में नहीं आया, प्री में आया था ना सचिन, पहले प्री दोगे तभी तो मेंस तक पहुंचोगे ना। हर एग्जाम में PQRS आता है, सिर्फ इस बार के मेंस में नहीं आया, बट जरूरी नहीं है कि नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। इसीलिए ना, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोला करिए, कुछ भी बोल देते हो, क्यों करवा रहे हो PQRS, आप मुझे सिखाओगे ना कैसे पढ़ाना है। चलो बताओ क्या है आपके दिमाग में, एग्जाम में ना ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, सॉरी, ये बोल रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट ना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चाहता है, ओके, किसी भी गवर्नमेंट को अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुनना होता है। एस से भी आ सकता है और आपके दिमाग में जाएगा, हर गवर्नमेंट इज क्विक टू एक्सेप्ट रिपोर्ट्स दैट गिव अ पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक का मतलब है पीठ थपथपाना, मतलब हर गवर्नमेंट को पॉजिटिव, शाबाशी वाला रिपोर्ट चाहिए। हर गवर्नमेंट चाहता है ना, बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लेता वो रिपोर्ट जहां उन्हें शाबाशी मिले, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट। अब मेरे को बताओ, आपके दिमाग में आर भी जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो, हर गवर्नमेंट चाहता है कि उसको उसको उसकी तारीफ हो, ठीक है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहता है ना कि उसकी बुराई हो, तो दोनों लगेगा, आर भी लगेगा और आपको लगेगा कि मैम एस से भी हो सकता है। तो आप बताओ कौन सा होगा। आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। ये 2017 का मेंस है, 2017 का मेंस का पेपर, दोनों जा सकता है, दोनों आपके दिमाग में ऐसा है। और स्टूडेंट को क्या लगेगा ना, अरे 2 ऑप्शन आर से आ रहा है, 2 ऑप्शन आर से आ रहा है, तो चलो आर से ही कर देते हैं, आर से ही कर देते, क्योंकि आपको 2 ऑप्शन आर से दिख रहा है। यही तो 2017 के पेपर की ब्यूटी थी। आंसर ये, आंसर एस से शुरू होगा। क्यों? जब भी हम कोई बात, जब भी किसी चीज के बारे में कोई बात की गई है ना, तो हम जनरल पहले बोलते हैं, जनरल गवर्नमेंट के बारे में बोला जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुनना चाहता है,
ठीक है, और जनरल बोल के फिर हम दूसरे वाले सेंटेंस में कोई भी गवर्नमेंट अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुनना चाहता है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट। जैसे अगर बात ले लो, पहले तो कुछ बोलेंगे फिर बोलो अगर बात ले लो इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट लेटेस्ट ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट में ना इंडियन गवर्नमेंट को भी तारीफ चाहिए थी। तो पहले हम कोई जनरल बात बोलते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण के तौर पे किसी कंट्री के गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देते हैं। तो एस के बाद ही आर, दिस इज द करेक्ट आंसर। एस के बाद आर है। गलत हो गया है, गलत हो गया। ओके जैसे मैंने बोला कोई भी गवर्नमेंट ना ये नहीं चाहता है। अगर उदाहरण के तौर पे दे लो यूएस का गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एस के बाद ही आर हो। और दोनों जगह देख रहे हो, यहाँ पे एस के बाद आर था, आर के बाद एस था, सॉरी, यहाँ भी आर के बाद एस के बाद ये तो सबका गया। अरे आज थोड़ा सेटिंग में विकास ने इधर उधर किया है। पी क्यू एस लास्ट वाला यहाँ पे है। ठीक है, सेटिंग गड़बड़ कर दिया यहाँ, मतलब ये पूरा ना एस वाला सेंटेंस। ठीक है, ये एस है, ये पूरा एस है। सेटिंग इधर उधर हो गया लग रहा है। एक मिनट, स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं। इट्स कम टू ह्यूमन राइट व्हेन इट कम्स टू, अगर हम बात कहें ह्यूमन राइट की, तो यहाँ पे जो इट है ना, ये इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे इसमें पढ़ाया था। इम्पर्सनल प्रोनाउन से हम अपने वाक्य को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने प्रोनाउन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एक इट पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर इट पर्सनल प्रोनाउन है ना तो इट से वाक्य स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन कभी कभी इट इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम करता है, उससे वाक्य स्टार्ट हो सकता है। बट यहाँ तो बट लगा है। One's language fluency is determined by the quality of reading. In all cultures, much stress is laid on reading. सारे कल्चर्स में, सारी सभ्यता में रीडिंग पे बहुत ज्यादा जोर डाला गया है। बट मॉडर्न टाइम्स ने ना इस एक्टिविटी को इग्नोर कर दिया। बच्चा रीडिंग कहाँ करता है, बच्चा व्हाट्सएप और रील देखता है। देखो भाई, पहले अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। हमारा पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस अच्छा आर है, एस से तो है ही नहीं। हाँ बताइए, पहला होगा आर से होगा? हाँ पहले तो बताया है आर से ही शुरू होगा, पी से नहीं होगा। पहले तो बताया है कि रीडिंग एक बहुत अच्छा हैबिट है। ठीक है, रीडिंग इज एन एसेंशियल बेसिक स्किल्ड बिल्डिंग एक्टिविटी। रीडिंग एक बहुत अच्छी बेसिक स्किल एक्टिविटी है। आर से ही शुरू होगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आर से ही शुरू होगा। ठीक है, पी क्यू इससे नहीं होगा। पहले तो रीडिंग बताया है कि रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी है ना, इज डिटरमाइंड द क्वालिटी ऑफ रीडिंग, इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ रीडिंग। हम रीड करके ही हमारी लैंग्वेज की फ्लुएंसी बढ़ती है। अगर हम जितना पढ़ेंगे ना, हम उतने ही अच्छे से बोल पाएंगे। तो एस के बाद कहाँ चला गया, आर के बाद पी ही होगा। फिर बताया रीडिंग के बारे में, ये बोल रहे रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीडिंग से हमारी फ्लुएंसी, बोलने की क्षमता बढ़ती है। फिर बोल रहे बिसाइड्स, रीडिंग के अलावा। ठीक है, हाँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारे रीडिंग से ही बढ़ती है। बिसाइड्स, इसके अलावा रीडिंग से हमारा वोकैबुलरी भी तो बढ़ता है। ओके, हमारा वोकैबुलरी भी बढ़ता है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, रीडिंग के अलावा। पी एस तो क्या होगा आंसर, आर पहले बता दिया, फिर पी, और फिर लास्ट वाला क्यू। लास्ट वाला तो क्यू होगा आंसर ही। ठीक है, आर के बाद नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया ना, सॉरी, एस कहाँ से डाल दिया। आर के बाद पी। पहले तो बताया है कि रीडिंग क्यों, रीडिंग क्या है और बेसिक स्किल है, और ये जरूरी, रीडिंग से ही हमारी फ्लुएंसी डिटरमाइंड होती है। रीडिंग के साथ, रीडिंग करने से हमारा वोकैबुलरी भी अच्छा होता है।
हर कल्चर में रीडिंग को इंपॉर्टेंस दे दिया, बट मॉडर्न टाइम्स में ना कंक्लूजन दिया, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, रील्स देखते हैं, पढ़ते ही नहीं। हाँ, आर के बाद ये ध्यान रखना ना, पी और एस में देखा जाए, ठीक है, पी और एस में देखा जाए तो अगर आपको दोनों में क्या दिख रहा है डिफरेंस, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये तो मैंने हटा ही दिया था। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एस पी दिख रहा है, आर और क्यू तो दोनों लास्ट लास्ट में है, यहाँ भी आर और क्यू तो लास्ट लास्ट में। अब देखना है पी होगा या एस होगा, तो पहले फ्लुएंसी बढ़ती है और इसके अतिरिक्त वोकैबुलरी भी बढ़ती है, तो पी के बाद ही एस होगा, एस के बाद पी नहीं। नेक्स्ट, लास्ट, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है प्रैक्टिकल, कोई भी चीज में प्रैक्टिकल होना। अच्छे से देख लीजिए, मेरे को यहाँ पे आर क्यू, क्यू आर, आर क्यू, आर क्यू, एक तो मेरे को यहाँ पे आर क्यू दिख रहा है, क्यू आर दिख रहा है, यहाँ भी आर क्यू दिख रहा है और आर क्यू दिख रहा है। आर और क्यू में, आर और क्यू में कौन सा पहला होगा, देख लो। मेरे को आर और पी में बताना, आर और क्यू में कौन सा पहले हो, और एस से तो शुरू ही नहीं होगा। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर तो हम कभी भी सेंटेंस का पहला वाक्य हो ही नहीं सकता है, देयरफॉर सेकेंड, थर्ड या लास्ट हो सकता है। देयरफॉर इसलिए इट इज नॉट करेक्ट टू थिंक दैट द माइंड एक्चुअली कैन पॉन्डर रियलिटी। देयरफॉर तो सेंटेंस एस से तो स्टार्ट ही नहीं। अब आर और पी पे, सॉरी, पी आर, पी और आर में देख लो कौन सा है। द माइंड इज सच दैट इट डील्स ओनली विथ आइडियाज। हमारा माइंड ऐसा बना है ना कि सिर्फ ये आइडिया से डील करता है। और दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द माइंड टू रिलेट टू एनीथिंग अदर देन द आइडियाज। हमारा दिमाग ऐसा बनाया गया है ना जो सिर्फ आइडियाज से डील करता है। और फिर बोला है कि हमारा माइंड, माइंड कुछ से रिलेट नहीं कर सकता है आइडियाज को छोड़ के। तो आर के बाद ही क्यों होगा ना, आर के तुरंत बाद ही क्यों होगा, ठीक है। और यहाँ आर और क्यू को बहुत दूर कर दिया। बोले ना हमारा दिमाग ऐसा बना है कि ये सिर्फ आइडिया से डील कर सकता है, फिर बोलेंगे हमारा दिमाग आइडियाज के अलावा और कोई चीज से डील ही नहीं करता है। एक तो आइडिया से डील करेगा, अदर देन आइडिया, आइडिया को छोड़ के आर के तुरंत बाद क्यू होगा। यहाँ आर और क्यू को बहुत दूर डाल दिया, ठीक है। अब देख लो, पहले तो आर से शुरू होगा, आर से नहीं शुरू होगा, पहले तो बताया है, ठीक है। इन्होंने पहले बताया है कि द फिलॉसफी के बारे में, द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म गोज समथिंग लाइक दिस, समथिंग, ये जो है द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म गोज, ये फिलॉसफी का कुछ इस तरह से, ये जो फिलॉसफी है ना कुछ इस तरह से है। और कुछ इस तरह से है मतलब किस तरह से है, आगे जाके बताया है, पी से ही शुरू हो, ठीक है। हाँ, लाइक दिस, जैसे बोलते हैं ना दिस, ये इस तरह से जाता है, ये इस तरह से जा रहा है। इस आइडिया ऑफ प्रैग्मेटिज्म कुछ इस तरह से है, और इस तरह से है, और किस तरह से है आगे आगे बताया है, ठीक है। आगे आगे बताया है, ये बोला है कि द माइंड इज सच कि हमारा आइडिया से डील करता है, आइडियाज के अलावा किसी चीज से डील नहीं करता। देयरफॉर लास्ट वाला एस होगा, देयरफॉर इट इज नॉट करेक्ट टू थिंक दैट द माइंड एक्चुअली कैन, माइंड आपका रियलिटी पहचान लेगा। स्कोर बताइए। क्लोस्टर्स का लेवल थोड़ा मैंने बढ़ाया है, शुरू में मैं थोड़ा इजी इजी लाती थी, ठीक है। शुरू में आई यूज्ड टू ब्रिंग सम इजी वंस। और किसी के दिमाग में ना, मैं जो जो बता रही हूँ वो सब मत सोचो, सब किसी के दिमाग में कुछ है तो बताओ।
द आइडिया ऑफ, अब किसी के दिमाग में आएगा ना लाइक दिस, मैम लाइक दिस का मतलब है इस तरह से, इस तरह से किस तरह से, उसी का आंसर आगे आगे बताया है। माइंड के लिए और दूसरी बात एकदम 2-3 चीज दिमाग में लगाना। एस तो पहले हटा देना, एस वाला तो पहले हटा देना, ठीक है, एस वाला पहले हटा देना और देख लेना द माइंड आइडिया से डील करता है और माइंड आइडिया के अलावा बाकी किसी चीज से नहीं डील करता है। तो देख लेना ये दोनों में ना एक ही बात बोली गई है, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है, फिर मैं बोलूंगी ये पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये आइडियाज से डील करता है, आइडियाज के अलावा किसी, तो आर के तुरंत बाद क्यू चाहिए, या आर से क्यू बहुत दूरी पे है, और फिर इसी से होगा। ये फिलॉसफी के बारे में एक्स्ट्रा बोला गया। हाँ, पहले क्वेश्चन दिखा दिया जाए। पैसेज है, मेरा PQRS बन जाता है बट क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है। मेरा 3 से 4 क्लोज टेस्ट में आ रहा है, 5 में इंप्रूव हो जाएगा, टेंशन मत लेना। PQRS बन गया है तो क्लोज टेस्ट में क्या दिक्कत है, बन जाएगा बन जाएगा। दिस की वजह से रॉन्ग हो गया होगा ना, इसीलिए ना क्लोज टेस्ट में ये PQRS में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है, जैसा सेंटेंस आता है उसी अकॉर्डिंग जाते हैं। देखो सुनील रावत, ही हैज गॉट 5 आउट ऑफ 5। चलो क्वेश्चन दिखा दे। तो थरूर साहब का नाम तो सुना होगा, शशि थरूर का नाम सुना होगा ना। शशि थरूर जाने जाते हैं अपनी जबरदस्त वाली इंग्लिश के लिए, उनकी वोकैब और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। फिर शशि थरूर की वाइफ का पता नहीं सुसाइड किया था या मर्डर हुआ था, क्या था, सुनंदा थरूर, कुछ सुनंदा नाम था उनको, को उन्होंने नहीं मारा है, वाइफ ने खुद सुसाइड किया है, सब सुना होगा। थरूर, शशि थरूर का नाम सुना होगा, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अब चलो पहले तो ये देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का मेन निचोड़, इस पैसेज का सेंट्रल थीम, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, इस पैसेज का मेन मतलब सारांश क्या है, जिस्ट क्या है, ये तो तभी पता चलेगा ना जब पूरा पैसेज पढ़ोगे। क्या क्या है, नो मैटर हाउ मच गुड इज डन बाय समवन, चाहे जितना भी किसी के साथ भलाई कर लो ना, अगर उसके साथ एक इवेल करोगे तो सारा, एक बुराई करोगे तो आपका सारा भलाई बेकार चला जाता है। थरूर जी का बुक गिव्स अ परफेक्ट ओवरव्यू ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हिस्ट्री इज नॉट ऑलवेज करेक्टली डिपिक्टेड, इतिहास को हमेशा सही तरीके से इंडिया में दर्शाया नहीं गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस लीव्स अस विद मेनी क्वेश्चंस। ओके, ये देख लेना है, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसके बारे में। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड, किसके बारे में जिक्र नहीं है, किसके बारे में जिक्र है वो नहीं बताना है, पैसेज में किसका जिक्र नहीं है। शशि थरूर इज अ सिस्टमैटिक ऑथर जिसने आर्ग्यूमेंट्स को वन बाय वन, जिसने आर्ग्यूमेंट को वन बाय वन, आर्ग्यूमेंट को वन बाय वन डाला है। एन एरा ऑफ डार्कनेस इज एन इंफॉर्मेटिव बुक, कोई बुक का नाम है जो इंफॉर्मेटिव है। ब्रिटिश रूल नेगेटिवली, ब्रिटिश रूल ने इंडिया पे नेगेटिव असर डाला। इंडिया वॉज अ मच रिचर कंट्री, ब्रिटिश के आगमन के पहले इंडिया बहुत अमीर हुआ करता था। आपको आंसर देना है पैसेज के अकॉर्डिंग, किसका जिक्र नहीं है। और रिपेरेशन वर्ड का वाक्य के अनुसार इसका मीनिंग क्या होगा। कैन रिप्लेस मतलब इसके बदले ये वर्ड डाल सकते हो, सेम मीनिंग। और लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, इन्फर्ड का मतलब है कंक्लूडेड। कौन ऐसा सेंटेंस है, मतलब कौन ऐसा चीज है जो हम पैसेज पढ़ के हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, मतलब इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ, हो गया ये। चलिए अब पैसेज, आई थिंक यही लास्ट था ना। अच्छा, एक और है, कौन सा पैसेज है समराइजेस द पैसेज इन वन लाइन, कौन सा मतलब सेंटेंस आपको लगता है एक लाइन में इसका सारांश निकाल सकते हो, मतलब एक लाइन में पैसेज का टाइटल बना सकते हो। कौन ऐसा सेंटेंस है जो आपको लग रहा है, आंसर ये सब आंसर नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग,
क्या लगता है एक ही लाइन में, पूरे पैसेज पढ़ने के बाद एक ही लाइन में क्या निष्कर्ष निकालोगे, क्या टाइटल दे सकते हो पैसेज को? तो चलो पहले आप पढ़ो, उसके बाद मैं आपका आंसर लूंगी, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। एकदम शांति से पढ़िए, नहीं भी समझ में आ रहा पढ़िए। पढ़ के डन बोलो। पढ़ लिया ना? नेक्स्ट नेक्स्ट। इस पैसेज को पढ़ते समय ना कहाँ कहाँ कंफ्यूज होंगे बताऊंगी मैं। डन। थर्ड वाला अच्छा हो गया, दो पैसेज के। अच्छा, जो जो मैं पूछ रही हूँ बताना कि ये जो थरूर है, थरूर किसी का नाम है, ठीक है? ये थरूर ने ब्रिटिश का जो ब्रिटिश ने इंडिया पे जो रूल किया था उसका पॉजिटिव बोला था या नेगेटिव बोला है? शशि थरूर, थरूर जी ने। और बोलोगे मैम ये थरूर थरूर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। अरे ही लगा है ना, ही कैपिटल लेटर में लगा है। ही किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है ना। अगर किसी ने थरूर जी का नाम नहीं सुना होगा, शशि थरूर जी का, तो ही से तो पता चल जाएगा ना कि एक व्यक्ति है। क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव बोला है? हाँ
नेगेटिव बोला है, तो फिर ये क्या है कि ब्रिटिश लोग इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर लेके आए थे। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में मॉडर्न एज लाया, मतलब रेल और रोड का नेटवर्क ब्रिटिश ही तो लाए थे। उन्होंने सती प्रथा और भी सब चीजों को खत्म किया था। तो नहीं, ये मेरे को बताओ कि शशि थरूर जी पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव। वो बोल रहे हैं कि अरे ब्रिटिश ही तो सती प्रथा जैसे कुरीतियों को खत्म किया था। इंडिया में रेल और रोड नेटवर्क वही तो लेकर आए थे। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर नेशन, मतलब सब ब्रिटिश की तो योगदान थी। क्या मुझे बताओ, नहीं 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 नहीं, ये मुझे बताओ कि क्या ये सब शशि थरूर ने बोला है? क्योंकि ये एक ऐसा जगह है ना जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो और क्वेश्चन रॉन्ग करोगे। क्या ये शशि थरूर ने बोला है? ये नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। क्या अच्छा, ये चीजें जो बातें कही गई है, क्या ये शशि थरूर के द्वारा कही गई है? नहीं, ये शशि थरूर के बारे में नहीं, शशि थरूर ने नहीं बोला है। आगे जाके देखो, आगे जाके देखो। ही डिबंक्स, ही मतलब शशि थरूर। डिबंक का मतलब है इनवैलिडेट, डिसअप्रूव, नकार दिया ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को। ये आर्ग्यूमेंट्स तो प्रो कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट्स थे। कॉलोनियल रूल किसको बोलते हैं? ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को रूल करने के लिए छोटे छोटे कॉलोनीज बनाया, इंडिया पे शासन करने के लिए कॉलोनीज बनाया। तो कॉलोनियल रूल का मतलब है ब्रिटिश का रूल। तो ऐसा उनका कहना था, वो तो सिर्फ संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, शशि थरूर ये चीज संबोधित कर रहे हैं कि ये जो प्रो कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट्स में ना लोगों का ऐसा कहना था। प्रो कॉलोनियल आर्गुमेंट जो हो रहा था, जो ब्रिटिश के सपोर्ट में थे, उनका ऐसा कहना था, अरे ब्रिटिश ही तो ये किए, वो किए, ये किए। लेकिन शशि थरूर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को खारिज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शशि थरूर ने नहीं किया। जो लोग प्रो कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट्स थे, प्रो मतलब जो इनके सपोर्टर थे, जो ब्रिटिश के सपोर्टर थे, उनका कहना था कि ब्रिटिश ने तो ये लाया, वो लाया, ये लाया। बट शशि थरूर ये सारे प्रो कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट्स को खारिज कर रहे हैं। ठीक है, वो ये नहीं मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है, शशि थरूर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये बोल रहे, चलो एक बार बताती हूँ। शशि थरूर ने, ठीक है, सिस्टमैटिकली, बहुत सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप गोज ओवर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, पहले मैं आपका आंसर ले लेती हूँ, सॉरी। उन्होंने एड्रेस किया, बस इस आर्ग्यूमेंट्स उनका नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट्स को संबोधित किया, इस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया कि ऐसा बोला जा रहा है, ये है, बट मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं सबको खारिज करता हूँ। पहले मैं आपका ले लेती हूँ, ठीक है, पहले मैं आपका आंसर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। चलो, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इस पैसेज का सेंट्रल थीम क्या होना चाहिए? उसने बस संबोधित किया है, हाँ, इस आर्ग्यूमेंट को संबोधित किया है, बट उनका संबोधित किया मतलब इस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात की है, बट ये उनका नहीं था। वो लास्ट में बताया ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को खारिज कर रहे हैं। बता रही हूँ, अब्रेज का मतलब है शॉर्ट, शॉर्ट वर्जन। एक एक चीज बताऊंगी, पहले आप लोग मुझे इसका आंसर दो। क्या है? पहले पहले आप आंसर कर लो, क्या सेंट्रल थीम दे सकते हो? डी होगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस हमारे अंदर बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा है, ये इसका थीम होगा। इसके बारे में तो थोड़ा सा इन्होंने बताया है। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस एक गाइड है, ओके, एंटायर एट द, ये हमें हमारे अंदर बहुत सारा क्वेश्चंस हमारे अंदर छोड़ के जा रहा है, बट ये पैसेज का थीम थोड़ी हो सकता है। ठीक है, ये पैसेज का थीम थोड़ी है। पैसेज का थीम है कि शशि थरूर ने, आगे जाके देखो, पूरा पूरा ब्रिटिश रूल के बारे में पूरा विवरण किया है
ठीक है, क्या ब्रिटिश रूल में ये था वो था, और लास्ट में बताया है कि ये जो ब्रिटिश रूल जो था ना इंडिया में, इस बुक के थ्रू उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चंस छोड़ के गए। बट ये इसका थीम थोड़ी है, थीम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। ये वाला क्वेश्चंस भी ये बुक हमारे अंदर, ये बुक के थ्रू हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के जा रहे हैं। और वो भी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? वो भी क्वेश्चन तो रिलेटेड है जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। तो सारी चीजें तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ही था ना। इस बुक के जरिए बी होगा, सी कहां से होगा? ये कहां से बोला है? हिस्ट्री हमेशा सच नहीं दिखाया गया है इंडिया में, ऐसा ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ये थीम थोड़ी हो सकता पूरे पैसेज में ना, रूल के बारे में, ब्रिटिश रूल में लोग क्या मानते थे, असलियत क्या थी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज? किसका जिक्र पैसेज में नहीं है? थीम का मतलब है जिसके बारे में बोला गया है। ये तो एक निष्कर्ष निकाला है, जो एरा ऑफ डार्कनेस के बारे में ना जो क्वेश्चंस छोड़ के गया, ये तो बस एक निष्कर्ष है। कौन से के बारे में जिक्र ही नहीं है? ब्रिटिश रूल ने नेगेटिवली इंडिया को इंपैक्ट किया। यस, नेगेटिवली का मतलब क्या है? एडवर्सली। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव। इंडियन अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश रूल का नेगेटिव इंपैक्ट था, ये तो है। कौन सा नहीं है करना है? ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा। और एरा ऑफ डार्कनेस इंफॉर्मेटिव बुक है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है ब्रिटिश रूल के बारे में, ये भी नहीं है। कौन सा नहीं है? शशि थरूर जी ने बहुत सिस्टमैटिकली आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक एक करके पेश किया गया, ये भी है। ऐसा पैसेज में कहीं जिक्र नहीं है ना, पूरे पैसेज में कहीं जिक्र नहीं है कि ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया बहुत अमीर था। ये तो आपका ओपिनियन है, पैसेज के अनुसार आंसर देना नहीं। रिपरेशन का मतलब क्या होता है? रिपरेशन को याद कर लो। रिपरेशन का मतलब होता है रिपेरेबल, जिसका रिपेयर किया जा सके। जैसे आपने कोई चीज गलती कर दी, गलती का रिपेयर हो, गलती को रिपेयर किया जा सके, मतलब उसको सुधारा जा सके, भरपाई की जा सके, सुधारा जा सके। रिवेंज नहीं होगा। रिवेंज का मतलब है बदला लेना, और विंडिकेशन का मतलब भी है बदला लेना। बट रिपेरेबल मतलब उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। ठीक है, आप उसका खामियाजा की भरपाई हो सके, जिसको रिपेयर किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड? हम पैसेज पढ़ने के बाद कौन ऐसा सेंटेंस है जो हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं? मतलब पैसेज पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, वो करना। मतलब पैसेज पढ़ने के बाद ना हम विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे बारे में, शशि थरूर के बारे में नहीं है। कौन ऐसा चीज है ना जो हम पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते? शशि थरूर जी के बारे में मत बोलना, उनके अनुसार नहीं। देयर वॉज एन इंप्रूवमेंट इन द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन ड्यू टू द ब्रिटिश। ठीक है, पैसेज में इसका तो जिक्र है, भले शशि थरूर नहीं मान रहे कि कुछ सोशल सामाजिक कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा एंड ऑल को, ये तो सही है। शशि थरूर इसको नहीं मान रहे। सच डेवलपमेंट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय द, सम डेवलपमेंट चेंजेस लाया भी गया था ब्रिटिश ने, कुछ डेवलपमेंट चेंजेस रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड ऑल तो मान ही रहते, बट शशि थरूर नहीं मान। There was an improvement in the Indian economic condition due to the British. हाँ सही है, आपका आंसर करेक्ट जा रहा है। देयर वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कहाँ से था? इसका तो एडवर्स, कहाँ चला गया? इसका तो एडवर्स इफेक्ट था ना इकोनॉमी पे, इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट था।
नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो इसको तो हम मान नहीं सकते हैं। बाकी सबको तो थोड़ा थोड़ा है जिक्र, सॉरी यही आंसर है। इंडियन ब्रिटिश रूल ने जितना अच्छा नहीं किया, बहुत हार्म किया। ओके, हार्म किया है, हार्म किया है। अच्छा, ये मतलब द ब्रिटिश डिड इंडिया मोर हार्म देन गुड, सी है, इंडियन सिस्टम पे नहीं है, डिड मोर हार्म देन गुड, जितना अच्छा नहीं किया अपने प्रोसेस में, यहाँ पे दिया था ना। कहाँ नोट होते, पुट एंड लॉ एंड ऑर्डर, पढ़ते समय मैं बता दूंगी। ओके, पढ़ते समय मैंने चाइल्ड क्राइम हिस्ट्री हाउ इट इज ऑफनली बायस, पूरा इसको पढ़ते समय बता दूंगी। वी नीड एवर राष्ट्र हिस्ट्री हैज नॉट हेड विद द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। पहले नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या टाइटल दे सकते हो इस पैसेज को? द पैसेज मतलब एक लाइन में क्या टाइटल दे सकते हो? द पैसेज इज अबाउट, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है। एक मिनट, एक मिनट, मेरे को एक और क्वेश्चन आपको देखना है। एक यहाँ पे ना, इसको मैं पढ़ूंगी, द ब्रिटिश रूल डिड इंडिया मोर हार्म देन गुड, ये भी मेरे को देखना है एक बार, मैंने अभी पैसेज नहीं पढ़ा है, एक बार मेरे को ये चेक करना है इसको भी। सॉरी, एक बार मेरे को बताओ कौन क्या दे सकते हो? Passage describes how Tharoor books gives an overview of British rule. It is about debate. Debate के बारे में थोड़ी है, पूरे पैसेज में थरूर जी के बुक के बारे में, एरा ऑफ डार्कनेस, डिबेट के बारे में नहीं है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। और द पैसेज इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। देखो, आप बोलोगे मैम पैसेज इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी तो है, पूरी इंडिया के अर्थव्यवस्था के बारे में, सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन्होंने अर्थव्यवस्था का डील नहीं किया, ब्रिटिश रूल के समय क्या क्या हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश रूल के समय सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, बाकी सारी चीजों के बारे में भी है। तो ये एग्जैक्टली डिटेल नहीं है। द पैसेज डिस्क्राइब्स हाउ, आप बोलोगे मैम ये भी तो हो सकता है, बट ये जो इन्होंने बताया है ना, अपनी बुक के थ्रू बताया, बुक के भी नहीं होगा। इट इज अ डिटेल ऑफ हाउ थरूर फील्स अबाउट ब्रिटिश रूल एंड इट्स इम्पैक्ट। आपके दिमाग में आएगा कि मैम बी भी तो हो सकता है, बी भी तो हो सकता है। तो उन्होंने उन्होंने डिटेल तो दिया है, बट अपनी बुक के थ्रू दिया है, बुक के थ्रू, बुक बुक डी आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो आप इसको कर लेते, ये नहीं होता ना, द पैसेज में डिटेल दिया गया है, बट थरूर के बुक के द्वारा, थरूर ने नहीं, थरूर ने दिया है बट अपनी बुक के द्वारा। अगर ये नहीं होता तो इसको भी टिक कर सकते थे, ये आप कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ चलो एक बार पढ़ लेते, देख लेते हैं उसको। थरूर इज, कहाँ चला गया, इसको देखना था ना एक बार। द ब्रिटिश डिड इंडिया मोर हार्म देन गुड, देख लेते हैं कहाँ चला गया। या तो इसको लास्ट में कर लेते हैं, पहले ये डिस्कस कर दूं मैं। ठीक है, पहले मैं ये डिस्कस कर दूं। आपको याद होगा जब मैंने लास्ट क्लास, आपका जब क्लास लिया था तो आपको बताया था, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बट फॉर पढ़ाऊंगी। एक होता है अकेला बट, ये बट का दो मतलब होता है, एक बट का मतलब होता है लेकिन, और एक बट का मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट। ये मैंने वैसे जो मुझसे प्रेपोजिशन पढ़े हैं ना, मैंने उनको ये पढ़ा दिया है, पैसेज में लास्ट में डिस्कस कर दूंगी। बट एक कंजंक्शन है, और एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट के सेंस में, वहां का बट प्रेपोजिशन है। ठीक है, वहां का बट प्रेपोजिशन है, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। यस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 रुको। अभी जैसे मैंने लिखा, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ बट का मतलब है लेकिन के सेंस में आ रहा है, और यहाँ का बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज आ रहा है।
फिर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया भी है, नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल, मतलब बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ बुक्स अवेलेबल। तो यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, और यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट निकल रहा है, बुक के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, और ये प्रेपोजिशन है। यहाँ का बट प्रेपोजिशन है और यहाँ का बट कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ का बट कंजंक्शन है। ओके, बट का दो मतलब जाता है, और एक होता है, ये तो सबको पता ही है। और आप बोलोगे कि मैम वर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हमें ऑब्जेक्ट लगा के वर्ब नहीं लगाना। सब्जेक्ट नथिंग है, सिंगुलर है, वॉज लग गया, चलो ये तो ठीक। अकेला फॉर भी बताना है आपको। अकेला फॉर ये भी प्रेपोजिशन होता है और अकेला फॉर कंजंक्शन भी होता है। अकेला फॉर को हम टाइम के लिए भी यूज कर लेते हैं और एज अ कंजंक्शन फॉर कारण भी बताता है। जैसे मैंने लिखा ही हैज, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 4 days, वो पिछले 4 दिनों से एब्सेंट है। तो यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन है और टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है, पिछले 4 दिनों से एब्सेंट है, सिंस एंड फॉर में आपने पढ़ा है। ओके, एक मिनट बताती हूँ। और फिर मैंने लिखा ही कुडेंट कम फॉर ही वॉज इल, वो नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ का फॉर टाइम नहीं बता रहा और यहाँ का फॉर कंजंक्शन है। ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज के लिए आता है तो कंजंक्शन है। ऊपर वाला फॉर प्रेपोजिशन है, नीचे वाला फॉर कंजंक्शन है, और यहाँ का फॉर कारण बता रहा है। ही कुडेंट कम, जो बिकॉज का सेंस देता है ना, ही कुडेंट कम बिकॉज ही वॉज इल, ही कुडेंट कम सिंस ही वॉज इल, तो यहाँ का फॉर कारण बता रहा है। तो अकेला बट अलग है, डिबंक करने का मतलब है डिनाई करना, खारिज करना, डिसअप्रूव करना। तो अकेला बट और अकेला फॉर अलग अलग होता है, अलग अलग मीनिंग है, बट एक होता है बट फॉर, इसको लिखिए कॉपी में। बट फॉर ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अकेला बट कंजंक्शन भी होता है, अकेला बट प्रेपोजिशन भी होता है, अकेला फॉर कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। जब वाक्य में जब दोनों एक साथ आता है तो वो एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, और जिसका सेंस क्या जाता है, विदाउट वाला सेंस देता है। वैसे विदाउट भी प्रेपोजिशन ही है, विदाउट का मतलब है के बिना। ठीक है, के बिना, विदाउट का सेंस देता है। बट फॉर भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, 2 वर्ड से बना है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखो बट अबाउट तो होता ही नहीं है, बना ही है बट फॉर। ये देखो विदाउट, विदाउट देयर वैलर, वैलर का मतलब है साहस, उनके साहस के बिना, अगर उन्होंने साहस नहीं दिखाई होती ना तो वो तो आराम से हार गए होते। ठीक है, आप बिकॉज ऑफ नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑफ कारण बताता, बिकॉज ऑफ लगाते हैं ना तो इसका मतलब अलग जाएगा। बिकॉज ऑफ का मतलब है, सेंस लगा के देखो, बिकॉज ऑफ देयर वैलर, अपने साहस के वजह से। ठीक है, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, अपने साहस के वजह से उन्हें हराया जा सकता था। ये तो सेंस नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ देयर वैलर, अपने साहस के वजह से, बिकॉज ऑफ वैलर, वैलर का मतलब है साहस, अपने साहस के वजह से उन्हें हराया जा सकता है, नहीं। विदाउट, अगर साहस नहीं दिखाई होती ना तो वो हार गए होते। तो आंसर इज नो इम्प्रूव। एक्सेप्ट विथ होता ही नहीं है, एक्सेप्ट के साथ जब भी आता है ना, एक्सेप्ट के साथ जब भी लगाओगे एक्सेप्ट फॉर, विथ तो कभी आएगा ना, और बट अबाउट कोई वर्ड होता ही नहीं। आंसर इज बट फॉर, बट फॉर। ओके, आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ना याद रखना, एक्सेप्ट विथ नहीं होता, एक बट फॉर भी होता है और एक एक्सेप्ट फॉर भी होता है। एक्सेप्ट फॉर का मतलब अलग है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर का मतलब अलग है उसको छोड़कर, और बट फॉर अलग है, विदाउट का सेंस जाता है। तो नो इम्प्रूवमेंट है। शी वॉज स्माइलिंग बट लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग, हंस रही थी लेकिन कुछ चीज को लेकर ना वो बहुत प्लीज्ड रख रही थी। प्लीज का मतलब बहुत सेटिस्फाइड और खुश लग रही थी। बताओ देखो,
शी वॉज स्माइलिंग। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे लुक है और यहाँ पे लुक्ड है, यहाँ पे लुक है और यहाँ पे लुकिंग है और यहाँ पे लुकिंग है। सबसे पहले सेंटेंस तो पास्ट टेंस में जा रहा है ना, शी वॉज लुकिंग, सॉरी शी वॉज स्माइलिंग, ठीक है। और दूसरा देखो, सबसे पहले तो कंजंक्शन का ही खेल है, एंड लगा है। एंड वाले सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ठीक है। और बट वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव, बट वाला सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है। क्या यहाँ पे बट लग रहा है, वो हंस रही थी और प्लीज थी, कुछ चीज को लेकर बड़ा सेटिस्फाइड थी, खुश थी। तो ये प्लीज्ड भी एक पॉजिटिव वर्ड है और ये भी पॉजिटिव ही है ना, तो बट तो किसी हाल में नहीं आए, बट तो किसी हाल में नहीं आएगा। ओके, एंड सो भी नहीं आएगा, सो तो कारण बताता है, सो भी नहीं आएगा ना। शी वॉज स्माइलिंग, वो हंस रही थी, सो मतलब इसलिए वो हंस रही थी, इसलिए वो किसी चीज को लेकर खुश थी, नहीं। एंड से जोड़ दो, एंड लुक्ड, एंड लुक्ड पहला होगा। नो एरर कहां से हो जाएगा, बट लुकिंग प्लीज्ड, नो एरर कहां से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एंड लुक्ड होगा, बट लगाएंगे ही नहीं, बट लगेगा ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ी है। नो एरर सही है, सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी, माय गॉड, सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होगा। किसी चीज को लेकर बहुत खुश थी, किसी चीज को लेकर खुश थी और हंस रही थी, कॉन्ट्राडिक्टरी कहां से आ गया। कॉन्ट्राडिक्टरी वाला तो पहला, किसी चीज को लेकर आप बहुत संतुष्ट हो और हंस रहे हो, खुश हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहां से आ गया, ठीक है। शी वॉज स्माइलिंग बट अ लिटिल टेंस्ड, हंस तो रही थी बट उसके चेहरे पे टेंशन दिख रहा था, हंस तो रही थी, तब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो, पहला वाला होगा, पहला वाला। Only one of these books belong to the second school library. अच्छा, हाँ, अब दिमाग में आ रहा, शी लुक्ड। अब हाँ, एक मिनट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज स्माइल। एक मिनट, आपका जो भी दिमाग में डाउट आ रहा है पूछते जाइए, कमेंट्स में देख रही हूँ। मैम शी वॉज स्माइलिंग, ठीक है, एंड लुकिंग, ध्यान देना, एंड लुकिंग प्लीज्ड, लुकिंग प्लीज्ड, बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। अब ध्यान से सुनना, मैम कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है ना, अगर यहाँ आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी ही रहना चाहिए, बट हमारे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो तो नहीं आएगा, सो कारण बताता है। अब देखो क्या बता रही, एक सेंटेंस देखना, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, शी वॉज, अच्छा, शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी, और शी लुक्ड ब्यूटीफुल। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो, शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी, और शी लुक्ड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे लुक्ड जो है ना, ठीक है, शी लुक्ड ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, यहाँ शी के द्वारा तो कोई काम किया जा रहा है ना, उसकी तरफ देख रही है, ठीक है, उसकी तरफ देख रही है, कोई क्रिया हो रही है। बट शी लुक्ड ब्यूटीफुल का मतलब अलग है, शी लुक्ड ब्यूटीफुल का मतलब है यहाँ वो कुछ कर नहीं रही है, वो देखने में सुंदर लग रही है, देखने में लग रही है। तो जब भी लुक्ड के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ गया ना, शी लुक्ड अपसेट, वो देखने में अपसेट लग रही थी, यहाँ वो कोई काम नहीं कर रही, यहाँ का लुक्ड स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, यहाँ का लुक्ड जो है स्टेटिव वर्ब है और ये अपने साथ एडजेक्टिव ले रहा है, उसीलिए आईएनजी नहीं लगा रहे, ओके, ठीक है। शी लुक्ड, ये सेंस अलग है, वो हंस रही थी, देखो ऐसा बोलेंगे ना, वो हंस रही थी बट मुझे बहुत टेंशन में दिख रही थी, मुझे बहुत खुश दिख रही थी, तो यहाँ पे आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ इन्होंने स्टेटिव वर्ब लगा दिया,
शी लुक्ड ब्यूटीफुल, शी लुक्ड प्लीज, शी लुक्ड अपसेट, तो सही है, यहाँ आईएनजी की जरूरत नहीं। अगर ऐसा रहता ना, शी वॉज स्माइलिंग, मेरी तरफ हंस रही थी और मेरी तरफ देख रही थी, अगर अगर देखने का सेंस आए ना, एक दो चीज ध्यान रखो, ये सब दिमाग लगाओ। लुक के साथ, लुक, अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो तो शी लुक्ड एट मी, शी लुक, कोई किसी की तरफ देख रहा है, शी लुक्ड एट द विंडो, शीशे की तरफ देख रही थी। ओके, एक लुक का मतलब है देखना, आपके द्वारा कहीं पे देखा जा रहा है। और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत टेंशन में दिख रही थी, वो मुझे बहुत हैप्पी दिख रही थी, तो वो कहीं पे देख नहीं रही है। अगर कहीं देखने का सेंस आए ना, अगर आप किसी इंसान की तरफ देख रहे हो, किसी चीज की तरफ देख रहे हो, तो वहां पे एट लगाना, वो वर्ब है। लेकिन यहाँ पे एट नहीं लगा है, इसका मतलब है कि वो किसी की तरफ नहीं देख रही है, ठीक है, वो खुद उसको, वो खुद खुश दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लुक्ड लगा दो, बट लुक्ड एंड लुक्ड। ओके, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ भी रहा होगा ना, आ भी रहा होगा कि मैम यहाँ पे स्माइलिंग है, तो चलो यहाँ पे लुकिंग लगा देते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन ये कहाँ से फिट बैठ रहा है, इसलिए सो मतलब इसलिए ये सेंटेंस में बैठ रहा है, शी वॉज स्माइलिंग, और इसलिए वो खुश थी, संतुष्ट थी। सो तो बैठ भी नहीं रहा। वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी, जल्दी 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 जल्दी। शी लुक्ड अपसेट, ठीक है, मैं किसी की तरफ नहीं देख रही हूँ। आई लुक्ड अपसेट, आई लुक टेंस, आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक अगली। कंजंक्शन ने धोखा नहीं दिया, कभी कभी टेंस वेंस में धोखा दे देता है। वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है ना। वन ऑफ का ऑफ किस लिए यूज करते हैं? हम ऑफ यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, चूज करने के लिए, ठीक है। चूज हम या तो दो चीज में करते हैं या दो से ज्यादा के बीच में करते हैं। तो ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा। जैसे वन बॉय, वन के साथ बॉय लगा दिया, एक लड़का, और मैंने लगाया वन ऑफ। ऑफ का मतलब है बहुतों में से किसी एक की बात हो रही है, तो बाद वाला जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल होगा, क्योंकि हम ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगाते हैं। जब ऑफ सिलेक्शन का सेंस दे रहा है तो प्लूरल लगा दोगे। यहाँ भी इज लगेगा, बट यहाँ भी इज लगेगा, क्यों? आप बोलोगे मैम इतने सारे बॉयज है, ठीक है, बॉयज तो बहुत सारे हैं, बट बात तो हम कर रहे हैं इस किसी एक ही की ना। और यहाँ जो ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो बॉयज आया है ना वो ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते। आपको लगेगा मैम इतना सारा बॉयज है तो आर लगा दीजिए, यहाँ भी इज, यहाँ भी इज। तो वन ऑफ दीज बुक्स, ध्यान रखना है। हाँ, और ये भी चीज ध्यान रखना है कि मैम आपने तो बोला था कि ऑफ के बाद प्लूरल लगाना है, तो आपने लिखा है द बुक ऑफ राम, तो यहाँ का ऑफ आपने प्लूरल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है ना कि जहां भी ऑफ आए उसके बाद वाला नाउन प्लूरल रहेगा, बट यहाँ तो प्लूरल नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ऑफ हम चुनने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ का ऑफ रिलेशन बता रहा है। द बुक ऑफ राम मतलब राम की किताब, ठीक है। यहाँ तो किसकी किताब? राम की, तो यहाँ प्लूरल मत लगाना। बट अगर ऐसा रहे वन ऑफ द बुक्स या वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे किताबों में से एक, तो यहाँ का ऑफ का मतलब क्या है? वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक किताब, बहुतों में से एक। तो यहाँ का ऑफ सिलेक्शन या चूज करने के लिए लगा रहे हैं। जब चूज करने के लिए है तो प्लूरल लगाना, बट यहाँ का ऑफ कुछ चूज वूज के सेंस में नहीं है, ठीक है, प्लूरल लगाना। तो आप बोलोगे कि मैम तो आर क्यों नहीं लगा रहे हो? आप वर्ब तो इज लगा रहे हो, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारे हैं, चुन तो एक ही को रहे हैं ना, लड़के तो बहुत सारे हैं, बात तो एक ही की हो रही है। ट्रांसलेशन भी देखो, और यहाँ जो ऑफ के बाद जो भी आया है ये प्लूरल है, बट ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है। वर्ब लगाते समय ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तो ये तो हट गया ना, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए। और दिस दिस है, दिस सिंगुलर है, दिस के साथ एक किताब, और दीज है तो बुक्स आना चाहिए ना, ये भी हट गया, ये भी हट गया। और दूसरा क्या चीज दिख रहा है? वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर होगा ना, वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर। चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट,
चिली जो मिर्ची होते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत स्पाइसी होता है, जो आपके टेस्ट वर्ड्स उसमें टिंगल करता है, सनसनाहट, मतलब वैसे ही करता है आपके टेस्ट वर्ड्स जब मिर्ची खाते हो तो। जल्दी से बताना, ऑप्शंस देखिए ध्यान से। सचिन, आप क्लोज टेस्ट के लिए ई बुक ले लीजिए, ठीक है। वहां पे अभी बहुत भी मुझे लग रहा है ना, पहले तो 100 क्लोज टेस्ट था, 100 क्लोज टेस्ट था, अभी मैंने उसमें और जोड़ दिया होगा। तो आप क्या करिए, सस्ते में अगर पढ़ना है तो क्लोज टेस्ट का ई बुक ले लो, काम हो जाएगा, उसमें आंसर वगैरह भी दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा ना। हाँ, देखो, चिलीज के जो स्पाइसी टेस्ट होता है, जिस वजह से आपके टेस्ट बोर्ड एकदम टिंगल हो जाते हैं, हु तो होगा नहीं, हु नहीं होगा, क्योंकि चिली मिर्ची इंसान नहीं है, इंसानों के लिए हम टिंगलिंग लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे विच भी रहता ना, विच इज टिंगलिंग भी रहता, तो वो भी गलत होता, क्योंकि जो मिर्ची होता है वो उसका स्वाद बहुत ज्यादा मतलब तीखा होता है। तो ये एक जनरल बात कही जा रही है, और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अगर ये भी होता तो रॉन्ग। अब आपका दिमाग क्या है, अब आपको दिमाग चल रहा होगा ना, सारा खेल ये टिंगल का है। ये सारा खेल टिंगल है, ये टिंगल प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है, और यहाँ पे अगेन प्लूरल लगा है, प्लूरल। अब मुझे बताओ कि ये दैट किसके लिए, मिर्ची आपके टेस्ट बर्ड को टिंगल करते हैं या मिर्ची का टेस्ट की वजह से? आपका जो टेस्ट बर्ड होता है ना, टंग में जो टेस्ट वर्ड, अगर मिर्ची मैंने साइड में रखा हुआ है तो उस मिर्ची को देखकर आपका टेस्ट बर्ड टिंगल नहीं होगा ना। टेस्ट बर्ड मतलब अब मिर्ची नहीं करेगा ना, उसका टेस्ट, उसका जो स्पाइसी टेस्ट है, उस टेस्ट की वजह से आपका टेस्ट बर्ड टिंगल होता है। तो ये टेस्ट के लिए, और टेस्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, हाँ वर्ब भी सिंगुलर, मिर्ची का टेस्ट कर रहा है, टेस्ट के लिए। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, डेफ ईयर का मतलब है अनसुना कर देना, अपने पेरेंट्स के एडवाइस को अनसुना कर दिया। देखो, इसके साथ टू लगता, अगर अगर आप अपने पेरेंट्स के बातों पे ध्यान देते हो ना, तो यू पे अटेंशन टू, ठीक है, पे हीड, हीड का मतलब भी है ध्यान देना, पे हीड टू। अगर सबके साथ टू लगता है, सुन रहे हैं बातों को, अगर बातों के को अनदेखा कर रहे हैं, तो ही इज टर्न अ डेफ ईयर टू द एडवाइस, किसी के एडवाइस को अनसुना कर दिया। आपको मैंने करवाया था ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब भी होता है इग्नोर कर देना, ब्लाइंड टू, सबके साथ टू टू। तो यू आर ब्लाइंड टू, और एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं बनता, टर्न अ डेफ ईयर। विच भी होता तो हो जाता विश्वजीत, विच और दैट वैसा कोई है नहीं, कर सकते। ऑल्दो दे आर ट्विंस, यद्यपि दोनों ट्विंस है, बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। डिफर, डिफर या डिफरेंट फ्रॉम, या डिफरेंट फ्रॉम। डिफर का मतलब होता है वर्ब है, और डिफरेंट एडजेक्टिव है, और एक होता है डिफर विथ, ठीक है। डिफर विथ का मतलब है विचारों में मतभेद होना, आई डिफर विथ यू, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, ओके, यू आर नॉट, विचारों या व्यूज में, ओपिनियंस में अगर असहमत हो तो तब विथ लगाना। लेकिन कोई भी चीज देखने में एक दूसरे से अलग है ना, तो फ्रॉम लगाना। तो दोनों जो जुड़वे भाई जो भी है वो देखने में अलग है, और डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगा, डिफरेंट। आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि डिफरेंस नाउन है,
और डिफरेंट एडजेक्टिव है। हम दोनों की विशेषता बता रहे हैं, दोनों देखने में डिफरेंट है, अलग है। ये डिफरेंट फ्रॉम। कैन यू एडवाइस टू मी ऑन दिस मैटर? क्या आप मुझे एडवाइस कर सकते हो इस मुद्दे पे? एक तो ये आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, सीई वाला नाउन है, ठीक है, और एसई वाला वर्ब है, और कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए, एसई वाला आना चाहिए, ठीक है। सीई वाला गलत है, और कैन मॉडल वर्ब है, उसके साथ आईएनजी आएगा भी, और एडवाइस वर्ड कभी भी अपने साथ टू नहीं लेता है, ठीक है। ये देखो, अगर ये सेंटेंस टू मत लगाना, कैन यू एडवाइज मी, लेकिन सजेस्ट के साथ टू लगता है, ये लिख लीजिए। अब मैंने लिखा ही सजेस्टेड मी, और फिर मैंने लिखा ही एडवाइज्ड मी, दोनों का मतलब सुझाव ही देना है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आएगा। ही सजेस्टेड टू मी, बट एडवाइस के साथ टू लगा के देंगे, मत लगाना, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता। एक तो प्रपोज्ड है, एक प्रपोज तो शादी वाला होता है, और एक प्रपोज्ड वो भी है, प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सजेशन वाला सेंस भी है, जहां प्रपोज सजेशन के सेंस में है ना, टू लगाना, क्योंकि हम नॉर्मल बातचीत में ना टू नहीं लगाते, ही सजेस्टेड मी लगा देते, बट ही सजेस्टेड टू। आई थिंक शी वुड बी मच मोर हैप्पियर इन हर होम टाउन, मुझे लगता है अपने घर पे वो ज्यादा खुश रहेगी। जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। ये देखो, मोर कंपेरेटिव है, और हैप्पियर भी कंपेरेटिव है, और दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा। मोस्ट हैप्पीएस्ट भी नहीं होगा, जब हैप्पीएस्ट का ईएसटी लगा के बनता है, दो सुपरलेटिव भी नहीं लगा, और यहाँ भी दो दो कंपेरेटिव, मच के साथ तो लगा सकते हैं। यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट ओबे टू माई ऑर्डर्स, अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे ना, डू डज डिड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगा दिया, और ओबे, ओबे एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ओके। प्लीज ओबे टू माई ऑर्डर्स नहीं होगा, प्लीज ओबे माई ऑर्डर्स, प्रेपोजिशन नहीं लगाना ओबे के साथ, यहां लगा दिया, यहां भी लगा दिया। आंसर इज थर्ड, she was so tall to reach the top shelf. She was so tall. इसमें मैं थोड़ा सा ऑप्शन बदलूंगी, आपका आंसर तो इजी कर दिया, आपका तो, आपके लिए तो काम आसान कर दिया। ये बोलोगे कि मैम सो के साथ तो दैट आता है ना, और TOO के साथ ये वाला टू आता है, ठीक है, तो यहाँ तो सो के साथ दैट आना चाहिए, अगर टू रखते तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, और पहला वाला गलत, ये वाला गलत इसलिए भी है ना, ये टू के साथ ये टू आना चाहिए, और दूसरा ये गलती इसलिए भी है क्योंकि आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा है कि फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ये गलत क्यों है? सो के साथ तो डैट लगा है, बट गलत क्यों है जरा बताना, इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, गलत क्यों है? शी वाज सो के साथ तो डैट आता है, सो के साथ तो दैट पहला दो तो मैंने गलती बता दिया कि पहला वाला सो के साथ दैट आएगा, गलत है, ये गलत, TOO के साथ ये गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है? हाँ गलत क्यों है? इसलिए गलत है ना क्योंकि सो और ये दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, बट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब थोड़ी है। शी वाज सो टॉल, वी नीड अ क्लॉज, वेरी गुड हर्षा, वेरी गुड, हमें तो क्लॉज चाहिए, ये भी हट गया। अब देखो टू के साथ शी वॉज टॉल इनफ, वो काफी टॉल थी,
ऊपर वाले शेल्फ तक पहुंच ले, टू के साथ V1, यही होगा, यही होगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ऐसा दिया रहता शिव, अगर ये क्वेश्चन रहता, क्या है, ठीक है, अगर ये ऐसा रहता, शी वॉज टू टॉल टू रीच, क्या ये हो सकता था? ये एक सॉरी, एक ऑप्शन में चलो टू के साथ तो V1 लगा है, ये रहता, और दूसरा रहता शी वॉज टॉल इनफ टू रीच। ये तो इन्होंने बड़ा अच्छा ऑप्शन बना दिया, आपका काम आसान कर दिया। मैं होती थोड़ी ऐसा वाला बनाती, मैं दोनों रखती, यहाँ टू के साथ टू लगाया और V1 लगा भी। यहाँ तो आपका काम आसान कर दिया कि मैम डैट नहीं लगेगा। अब बताओ कौन सा होता? तब क्या होता? शी वॉज टॉल इनफ। आपको याद होगा कि तभी भी ये नहीं होता, ठीक है, टू के साथ V1 आता है तो आप ये मैम टू के साथ तो टू आता ही है, टू के साथ तो टू आता है, V1 भी आता है, ये क्यों नहीं चुना? आपको याद होगा ये नेगेटिव, इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? शी वॉज टू टॉल, क्योंकि ये टू और ये टू नेगेटिव का सेंस देता है ना, यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है, ऐसा जा रहा है शी वॉज टू टॉल टू रीच द टॉप शेल्फ, वो इतनी टॉल थी कि ऊपर वाले शेल्फ तक नहीं पहुंच सकती थी। ये सेंस कितना, ये सेंस थोड़ी जा रहा है। अगर यहाँ पे टू शॉर्ट होता तो कर सकते थे, शी वॉज टू शॉर्ट, वो काफी शॉर्ट थी इसलिए ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही, बट वो इतनी टॉल है तो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही का सेंस थोड़ी जाएगा, वो इतनी टॉल है तो ऊपर तक तो पहुंच जाएगी, इसलिए ये यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम्स। जल्दी जल्दी करते हैं, आपको अपने क्राइम्स के लिए ना बहुत जबरदस्त पे करना पड़ेगा। हम्म, टू के साथ तो V1 चाहिए, तो V1 है ही नहीं, और हेविली चाहिए, ये होगा ना, टू नेगेटिव का सेंस। आई कैन नॉट रिकलेक्ट, मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने अपने पैसे कहाँ रखे थे। और हाँ, ये सेंटेंस में इन्वर्जन जा रहा है ना, इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, बट इस सेंटेंस में इन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, ठीक है। वेयर से मत समझ लेना कि सेंटेंस प्रश्नवाचक है, ये फुल स्टॉप है, इसको इन्वर्जन नहीं चाहिए। और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म चाहिए, ये ऐसे ही गलत है, ठीक है, ऐसे ही गलत है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अब मुझे बताओ कि ये भी गलत है, आई डिड लीव भी तो पास्ट है और आई लेफ्ट भी तो पास है। यही मैं बोलती हूँ, वर्ब पढ़ लेने के बाद आपका 70% एरर्स बनेगा, दोनों तो पास्ट है, बट फिर भी मैं इसको यूज नहीं करूंगी, मैं इसको करूंगी। वाई बताना। मुझे याद नहीं है ना कि मैंने अपना अम्ब्रेला कहाँ रखा था। अब आप बोलोगे कि मैम सेंटेंस तो पास्ट को कैसे कर दिया, ये तो प्रेजेंट जा रहा है। अम्ब्रेला, उसने अपना अम्ब्रेला को तो पास्ट में कहीं रखा था, बट अभी वो याद करने की कोशिश कर रही है तो याद नहीं आ रहा। बताओ। आई डिड लीव भी तो पास्ट है और लेफ्ट भी तो पास्ट है, बट मैंने आई डिड लीव नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब मैं आपको डू डज डिड पढ़ा रही थी, डू डज डिड पढ़ा रही थी, तो नो डाउट इतना दूर तो सेंटेंस नेगेटिव है, बट यहां से नेगेटिव नहीं है ना, और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं किया जाता है। डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब हम कब यूज करते हैं? सॉरी, पॉजिटिव सेंटेंस में डू, ये सेंटेंस तो पॉजिटिव जा रहा है ना, इसमें नॉट वगैरह नहीं लगा है। हम डू डज डिड को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसके में यूज करते हैं? सेंटेंस नेगेटिव हो या प्रश्नवाचक, बट ये तो ना नेगेटिव है ना प्रश्नवाचक है, मत यूज। वर्ब में पढ़ा है। हो कितना है, कितना है ये? इतना सारा है, कहाँ तक इसको एक जगह पे छोड़ती हूँ मैं? 60 तक छोड़ती हूँ लाके, ठीक है, 60 तक रखती हूँ। योर कंडक्ट, आपका जो बिहेवियर है ना, आपके प्रोफेशन के अनुसार नहीं है, ठीक है, आप इतना अच्छा जॉब करते हो बट आपका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अकॉर्ड फॉर नहीं होता, अकॉर्ड विथ, ठीक है। और डू डज डिड के बाद V1 चाहिए ना, ये V2 V3 है, ये भी नहीं,
अकॉर्डिंग भी हो सकता था, अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस ऐसा रहता, हिज कंडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्योंकि डू डज डिड के बाद हम आईएनजी तो नहीं लगाएंगे। B1 आई विश, ये तो आपको पता, काश मुझे गिटार बजाना आता। अरे छुट्टी दे दूंगी। हो गया ना? नहीं अभी बस हो रहा है, टाइम हो गया है ना। आई विश, काश मेरे को गिटार बजाना आता। अकॉर्ड के साथ विथ आता है, विथ ये याद रखना। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ टू लगाना, ठीक है, और अकॉर्ड के साथ विथ लगाना। अब के अनुसार है और इन अकॉर्डेंस विथ। काश मेरे को गिटार बजाना आता, ये काश वाला सेंटेंस है ना, इमेजिनरी सेंटेंस, ये हमेशा सिंपल पास्ट ले रहने दो, यहीं तक रहने देते हैं भाई, टाइम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं 61 तक, ठीक है। एंड किया, यहाँ भूख लगी है, विकास भैया तो अपना लंच कर लेते हैं, एंड किया जाए, ओके। कल तो आपका समुद्र मंथन वाला बैच है, चलो थैंक यू एवरीवन। इसका शीट मिल जाएगा।